अच्छा जी, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? लास्ट क्लास में हमने जहाँ ख़त्म किया था वहाँ पे हमने VSB EM की मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन पढ़ी थी, ठीक है। और हमने ये देखा था कि VSB का जो डीमॉड्यूलेटर है वो क्या है, वो कोहेरेंट है या नॉन कोहेरेंट है? वो कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटर है। ठीक है जी, जिसका मतलब यह है कि जो रिसीव्ड बेस बैंड सिग्नल है उसमें इस 5P का पता होना लाजमी है। इस 5P के बगैर हम सिग्नल रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है। और ये जो XZT है ये हमने कल देखा था, ये किसके इक्वल है? इसका I कंपोनेंट तो बिल्कुल DSB AM जैसा है और इसका जो Q कंपोनेंट है वो कन्वोल्यूशन है ऐसे सिग्नल की एक फिल्टर के साथ। और इसे हमने इन शॉर्ट लिख दिया था ACMT इंटू डेल्टा T प्लस HQT, और यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन आ गया। अच्छा जी, तो इसकी हमने डीमॉड्यूलेशन तो पढ़ ली थी। हमने कहा था कि इसका डीमॉड्यूलेटर DSB AM की तरह ही है कि अगर आपको 5P पता है तो आप पहले 5P की कंट्रीब्यूशन को ख़त्म कर दें, फिर इसका जो भी बचता है सिग्नल उसका रियल पार्ट ले लें। लेकिन अब सवाल यह है कि 5P को एस्टिमेट करना कैसे, ठीक है जी। तो इस केस में जो DSB AM का तरीका था ना 5P कैलकुलेट करने का, वो हम इधर नहीं यूज कर सकते, ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इसमें ये Q कंपोनेंट भी आ रहा है, ठीक है। DSB AM जब हमने देखी थी तो उसमें सिर्फ ये चीज थी, तो अगर सिर्फ ये ट्रांसमिट हुआ है और इसके साथ ये 5P मल्टीप्लाई होकर आ रहा है इधर, तो फिर इसकी वजह से जो फेज इंट्रोड्यूस होगा वो सिर्फ 0 या पाई होगा, जैसे हमने DSB AM के केस में देखा था, क्योंकि ये रियल सिग्नल है। तो इस केस में हम स्क्वायर लेके 5P एस्टिमेट कर लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा इसलिए नहीं है कि अब जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है उसमें Q कंपोनेंट भी है, और Q कंपोनेंट की वजह से जो वेक्टर डायग्राम है वो एक लाइन नहीं रही, बल्कि वो इस प्लेन में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने कल देखा था, जैसे हमने देखा था जी कि अगर साइन वेव है तो जो वेक्टर डायग्राम बनती है वो एक सर्कल बनती है। अगर मैसेज सिग्नल एक साइन वेव है, ये कोसाइन है, तो फिर जो बेसबैंड सिग्नल की वेक्टर डायग्राम बनेगी वो इस तरह का सर्कल होगा, ठीक है जी। और अगर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो फिर इस सर्कल की जो रेडियस है वो कम या ज्यादा हो सकता है टाइम के साथ। तो इसलिए अब आप किसी टाइम पे इस सिग्नल को देखें, तो इधर किसी टाइम T प्राइम पे अगर आप XZT प्राइम को देखें तो इसका कोई ना कोई फेज होगा, और आपको नहीं पता कि इस फेज की वैल्यू क्या होगी। क्यों? क्योंकि आपको मैसेज सिग्नल का नहीं पता, ठीक है। तो फिर इस इक्वेशन में दो अननोन्स हो जाएंगे। एक तो ये कि आपको 5P भी नहीं पता, और एक ये कि आपको ये जो मैसेज सिग्नल है या जो बेस बैंड सिग्नल है इसका भी फेज नहीं पता। तो फिर आप एक इक्वेशन में से दो चीजें नहीं एस्टिमेट कर सकते, ठीक है। तो इसका जो हल है ना वो यही है, हमने जो दूसरी टेक्निक पढ़ी थी जिसे हमने नाम दिया था ट्रांसमिटेड
रेफरेंस बेस्ड फेज एस्टिमेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम कोई नॉन सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे, रिसीवर में हमें पता होगा कि क्या सिग्नल रिसीव होना है, और उसकी मदद से हम फेज एस्टिमेट करने की कोशिश करें। ठीक है जी। तो देखें, फॉर एग्जांपल आपका जो मैसेज सिग्नल है उसका एनर्जी स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह का है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये मैसेज सिग्नल ऐसा है कि इसकी जीरो फ्रीक्वेंसी पे कुछ नहीं है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि इसकी जीरो फ्रीक्वेंसी पे बहुत कम इंफॉर्मेशन पड़ी है, क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो है, ठीक। तो हम ऐसा करते हैं कि हम ना इस पर्टिकुलर जीरो वाली फ्रीक्वेंसी पे एक टोन ट्रांसमिट कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखें, अगर तो मैसेज सिग्नल इस किस्म का है कि हमें पता है कि जीरो पे कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर मैसेज सिग्नल कुछ इस किस्म का है, कुछ इस किस्म, ठीक है, अगर ये मैसेज सिग्नल है, वैसे ये तो नहीं हो सकता, एक मिनट से ये मैसेज सिग्नल है, मैं ऐसी एग्जांपल ले रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, हम ना ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ना, जीरो के अराउंड थोड़ा सा एरिया जो है, इसे खुद से जीरो कर देंगे, मैसेज सिग्नल में से निकाल देंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे? फिल्टर के थ्रू। यानी हम एक फिल्टर डिजाइन करेंगे जिसका रिस्पांस ना कुछ इस किस्म का होगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये हर तरफ वन है, लेकिन जीरो के करीब जब ये आता है तो एकदम से जीरो हो जाता है, ठीक है। इस फिल्टर का ना एक खास नाम है, इस फिल्टर को कहते होते हैं नॉच फिल्टर, ठीक है जी। ये जो एकदम से डिप आता है ना, इस चीज को नॉच कहते होते हैं, इसलिए इसका नाम है नॉच फिल्टर। ये उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है। अगर आप इस तरह का फिल्टर मैसेज सिग्नल पे अप्लाई करेंगे तो बचेगा क्या? बचेगी कोई इस तरह की चीज, ऐसे ही है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे जी कि अच्छा, ये जो एरिया है ना जिसे हमने जीरो आउट कर दिया है, ये एरिया जो है ना, यानी ये जो विड्थ है इसकी, ये बहुत ही कम है, ठीक है। तो अगर हमने मैसेज सिग्नल में से ये वाली इंफॉर्मेशन उड़ा भी दी है ना, तो इस पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन तो आएगी। यानी देखें, इससे अगर हम वापस जाना चाहें, वापस अगर हमें MT निकालना हो तो हम क्या करेंगे? ये अगर उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है तो हम इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लें या इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लें, जो सिग्नल बनेगा वो दोनों डिफरेंट होंगे ना। क्यों? क्योंकि इसमें से हमने कुछ इंफॉर्मेशन खत्म कर दिया, ठीक है। लेकिन वो तो ये और होगा और ये उसमें थोड़ा सा फर्क होगा। वो जो फर्क है ना, वो हम कह रहे हैं कि वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। यानी अगर वॉइस आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है जी, तो वॉइस में से अगर आपने चंद फ्रीक्वेंसीज निकाल दी है ना, तो वॉइस में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ जाएगी, लेकिन आपको फिर भी समझ आ रही होगी। ये इस तरह की चीज है, ठीक है। लेकिन अगर मैसेज सिग्नल इस तरह का है कि जिसपे जीरो के अराउंड इंफॉर्मेशन पहले ही बहुत कम है, तो फिर तो इसका इफेक्ट और भी कम होगा, या ये शायद करने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। लेकिन अगर मैसेज सिग्नल ऐसा नहीं है तो फिर हम
खुद से उसमें ये जगह क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ये जगह क्यों क्रिएट करेंगे, ये हम फेज एस्टिमेशन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखें अब ये करेंगे, देखें एक मैसेज सिग्नल आ रहा है, ठीक है, उसके आगे मैं ये वाला फिल्टर लगा रहा हूं, इसे मैंने नाम दे दिया HN(t) का। ठीक है, ये इस फिल्टर का इंपल्स रिस्पॉन्स है, सही है जी। तो मेरे पास अब नया मैसेज सिग्नल आ गया है M'(t). ठीक है, लेकिन मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि इसमें और इसमें कोई खास फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क है। ठीक है, अब जब ये आ गया है तो अब मैं वही काम शुरू करूंगा जो मैं VSBAM में करता होता हूं। ठीक है, मैं उसका I कॉम्पोनेंट कैसे बनाऊंगा कि उसे AC के साथ मल्टीप्लाई कर दें। Q कॉम्पोनेंट कैसे बनाऊंगा कि उसे इस फिल्टर में से गुजार दें और फिर AC का गेन दे दें। ठीक है, लेकिन इधर ना मैं इस काम से पहले एक और काम करूंगा, वो क्या है कि मैं इसमें अब एक DC टर्म ऐड कर दूंगा। ठीक है, 1 ऐड कर दूंगा। मैं कहूंगा ये मेरा XIT है और ये मेरा XQT है। अब देखिए ये क्या चीज है, इससे क्या होगा, टाइम में क्या हो रहा है कि मैं अपने मैसेज सिग्नल में एक DC ऐड कर रहा हूं, ऐसे ही है ना, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किस में करते थे, LCAM में करते थे। LCAM में हम यही करते थे ना, मैसेज सिग्नल में एक DC ऐड करते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, XIT क्या बनेगा, XIT बनेगा AC(1 + MT), यही बनेगा ना। XIT जो है या M'(t) कह लें, M'(t) में 1 ऐड किया और फिर AC का गेन दे दिया। ठीक है, और XQT क्या बनेगा, वो वही बनेगा जो पहले बनता था, ACHQT कन्वॉल्व विद M'(t). ठीक है, तो देखें इसको और इसको देखें तो क्या फर्क क्या है, ये एक एडिशनल टर्म आ गया, ऐसे ही है ना। ठीक है, ये जो एडिशनल टर्म है इसका अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लें तो फिर क्या आएगा, क्या ख्याल है, एक इंपल्स आ जाएगी। ठीक है, यानी अगर मैं, चलें इधर से आगे कर लेते हैं, XZT क्या बनेगा, XZT बनेगा AC + ACM'(t) + ACHQT इन्वॉल्व विद M'(t). ठीक हो गया। तो अगर मैं XZF निकालना चाहूं, यहां पे क्या आएगा, AC∆F। ठीक है, और बाकी चीजें वही आएंगी जो पहले आती रही। सही है जी। ठीक है, तो बनेगा क्या, देखें ये अगर मैसेज सिग्नल था तो अब जब इसकी VSBAM होगी, अगर मैं इस टर्म को भूल जाऊं तो बाकी तो VSBAM है ना। VSBAM का मतलब ये है कि ये वाला आप वैसे ही और ये वाला आप कम हो गया। ठीक, तो ये तो इन दोनों का स्पेक्ट्रम आ गया, ये कहां पे आएगा, ये इधर आएगा। ठीक है, समझ आई बात। तो ये हमने एक एडिशनल चीज ट्रांसमिट कर दी, सही है। इसी तरह अगर ये हमारा मैसेज सिग्नल था तो जब इसकी VSBAM करेंगे, ये क्या है जी, ये है GXZF। जब इसकी मॉड्यूलेशन करेंगे तो जो बेस बैंड सिग्नल बनेगा वो कैसा होगा, वो कुछ इस तरह की चीज बनेगी और ये बनेगा। ठीक है, हाँ समझ आ रही है। यानी हमने अपने पूरे सिग्नल में एक एडिशनल इंपल्स ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है, अगर हम स्पेक्ट्रम में देखें तो ये जो एडिशनल इंपल्स ट्रांसमिट किया ना, इसको हम कह रहे हैं ट्रांसमिटेड रेफरेंस, कि इसका हमें पता है, यानी ये इंपल्स हमेशा 0 पे आएगी बेस बैंड सिग्नल।
बाकी मैसेज सिग्नल का हमें नहीं पता कि वो किस तरह का है, लेकिन इसका पता है, ये आएगी ही आएगी। ठीक है, तो रेफरेंस का मतलब ऐसी चीज जिसका आपको पहले से पता है, जो आपने अलग से ट्रांसमिट किया। चलिए, अगर ये हो गया है तो अब देखें कि रिसीव्ड सिग्नल तो यही होगा, ठीक है, जो इधर लिखा हुआ है। रिसीव्ड सिग्नल तो यही होगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें ये वाला सिग्नल डाल दें तो आएगा क्या, देखिए जी, YZT बन जाएगा AC 1 प्लस M प्राइम T, ठीक है, प्लस, अच्छा इसे मैं प्लस XQT, और यहां पे J भी आएगा, ये मैं J मिस कर देता था, प्लस JXQT e raised power J 5P प्लस नॉइज, ठीक है। मैंने इस XZ में या इस XZ में XI की वैल्यू लिख ली, XQT को वैसे ही लिख दिया। तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है जी AC e raised power J 5P प्लस AC M प्राइम T e raised power J 5P प्लस J XQT e raised power J 5P प्लस NGT। ठीक है, तो देखें ये वाली जो टर्म है, ये तो हमारा VSB AM का सिग्नल है, और ये वो एडिशनल टर्म है जो हमने ट्रांसमिट की थी। ठीक है, देखें ये क्या है, ये अगेन बेस बैंड में ये एज ए DC आ रही है, एक कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स वैल्यू है जो आ जा रही है, लेकिन ये जो साहब हैं इनका स्पेक्ट्रम हमें पता है इस तरह का है, ये और ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखें अब हमें रिसीव ये हो रहा है, अगर हम इसको देख लें, हमें ये रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो हम ना इसको और बाकी चीज को अलग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इस पे एक फिल्टर अप्लाई कर लें कुछ इस किस्म का, और दूसरा फिल्टर अप्लाई कर लें कुछ इस किस्म का, तो क्या होगा, ये फिल्टर जब लगेगा तो ये वाली चीज रह जाएगी, और ये फिल्टर जब लगेगा तो ये निकल जाएगी, बाकी सब कुछ रह जाएगा। ठीक है, यानी हमें एक लो पास फिल्टर लगाना है और एक हाई पास फिल्टर लगाना है। ठीक है, लो पास फिल्टर की आउटपुट क्या होगी, आउटपुट कुछ इस किस्म की होगी, आप ये कह सकते हैं, और हाई पास की क्या आउटपुट होगी, हाई पास की आउटपुट इस किस्म की होगी। ये वाला जो है ये साइड वालों को सप्रेस कर देगा, और ये वाला जो है ये स्टोन को सप्रेस कर देगा। ठीक है, तो ये क्या रह गया, ये हमारा असल वाला सिग्नल है, और ये क्या है, ये वो टोन है जो हमने ट्रांसमिट की थी। ठीक है, तो यहां पे क्या आ रहा होगा, यहां पे वही सिग्नल आ रहा होगा, ACEJ 5P। ठीक है, और यहां पे क्या आ रहा होगा, यहां पे ये सारा सिग्नल आ रहा होगा।
तो अगर हम जरा इसकी ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर लें तो YZT ये आ रहा है, ठीक है। इस पे हमने एक तो हाई पास फिल्टर लगा दिया है और एक हमने लो पास फिल्टर लगा दिया। ठीक है, सही। लो पास पे आउटपुट पे क्या आ रहा है? आउटपुट पे आ रहा है ACEJ5P और हाई पास के आउटपुट पे क्या आ रहा है? वही VSB AM का सिग्नल। उसे मैं दोबारा लिख लेता हूं, ACM'T कन्वॉल्व्ड विद डेल्टा T प्लस HQT e⁻J5। सही हो गया। तो अब क्या ख्याल है, अब हमें क्या करना चाहिए? हमने 5P को खत्म करना है ना। असल ये सारा जो हम काम कर रहे हैं वो इसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो देखें, इस टर्म में e⁻J5P आ रहा है, ये कांस्टेंट कोई वैल्यू आ रही है साथ। तो अगर हम इस टर्म को इससे डिवाइड कर दें तो क्या होगा? ये और ये खत्म हो जाएंगे और ये भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये खत्म हो चुका होगा, ठीक है जी। अब आगे क्या होगा? आगे रेगुलर जो डीमॉड्यूलेटर है वही होगा, यानी इसके बाद इसका रियल पार्ट ले लें और एक लो पास फिल्टर लगा दें। ठीक है, तो समझ आई। इससे फर्क नहीं पड़ता, हम देख चुके हैं एम्पलीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एम्पलीट्यूड हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। अच्छा जी, तो देखिए हमने किया क्या? हमने किया यह है कि हमने एक नॉन सिग्नल ट्रांसमिट किया, ठीक है, डीसी के अराउंड। रिसीवर पे हमें पता है कि ये उसी तरह मिलेगा और जो भी फेज है वो दोनों में एक जैसा आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि फेज ने इन सारों के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो अगर हम सिर्फ इस टर्म से फेज निकाल लेते हैं तो हम इस वाली टर्म में से उसे खत्म भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टर्म चूंकि डीसी के पास आ रही है तो हमने एक लो पास फिल्टर लगाया और इस टर्म को बाहर निकाल लिया, ठीक, और हाई पास लगा के बाकी के सिग्नल में से इस टर्म को खत्म भी कर दिया, सही है। अब ये जब हमारे पास टर्म आ गई, इसमें 5P की इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद है, तो हम डायरेक्ट इसे इससे डिवाइड कर देंगे तो 5P खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस स्कीम को कहते हैं ट्रांसमिटेड रेफरेंस बेस्ड फेज एस्टिमेशन। और देखें, ये स्कीम कहीं भी अप्लाई हो सकती है, ये जरूरी नहीं कि ये VSB AM के लिए ही हो, क्योंकि देखें ना, इस स्पेक्ट्रम में और दूसरी बात यह है कि ये जो आपने टोन ट्रांसमिट करनी है ना, ये जरूरी नहीं कि आप 0 पे ही ट्रांसमिट करें, आप किसी भी फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिट कर सकते हैं। बस रिसीवर को पता होना चाहिए कि कौन सी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देखिए ना, अगर ये
अगर आपका मैसेज सिग्नल से इस तरह का है और आप कहते हैं अच्छा मैं ना या इस तरह का है और मैं इधर टोन ट्रांसमिट करता, मैं इधर टोन ट्रांसमिट कर दूँ, ठीक है, तो अब क्या होगा, आप रिसीवर पे जब ये सिग्नल रिसीव होगा तो रिसीवर को पता होगा कि ये टोन इधर नहीं इधर पड़ी हुई है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो इस टोन को वापस जीरो पे भी तो ला सकता है, एक दो और पास बैंड टू बेस बैंड डिमॉड्यूलेशन करके उसे इधर से इधर ले आए, 5p की वैल्यू फिर भी वही होगी और फिर उस 5p को खत्म कर लें, ठीक है। तो ये रेफरेंस की जो ट्रांसमिशन है ये जरूरी नहीं होती कि ये हमेशा ही जीरो पे हो, ये उस जगह पे होती है जहां पे सिग्नल में इंफॉर्मेशन कम है, ताकि इंफॉर्मेशन लॉस कम से कम, ठीक है जी। और दूसरा ये कि ये स्कीम कहीं भी अप्लाई हो सकती है, अगर आपको DSB-AM में वो वाला तरीका जो हमने पहले पढ़ा था वो नहीं पसंद किसी वजह से, तो आप ये वाली स्कीम भी यूज करके उसमें भी 5p निकाल सकते हैं, ठीक है, या किसी और स्कीम में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बस नुकसान क्या है, नुकसान ये है जी कि ये जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है इसकी अगर आप पावर कैलकुलेट करें तो इसमें ये एडिशनल टर्म आ रही है, ऐसे ही है ना, यानी इसकी तो जो पावर है ही, इसकी पावर अलग से AC² के इक्वल होगी, ठीक है। तो अगर आपकी ट्रांसमीटर की टोटल पावर कांस्टेंट है, यानी इसे आपका ट्रांसमीटर जो है वो 1 वाट का सिग्नल ट्रांसमिट कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता, ठीक है, तो फिर क्या होगा, उसमें से कुछ पावर तो इसमें जा रही होगी और बाकी इसमें जा रही होगी, तो जो पावर इसमें जा रही है वो आपको इस स्टेप के बाद हेल्प नहीं कर रही, इधर कहीं हेल्प नहीं कर रही, ऐसे ही है ना। जब 5p खत्म हो गया सिग्नल में से तो अब पीछे रह क्या गया, सिर्फ ये वाला पार्ट, ठीक है। तो जो पावर इसको ट्रांसमिट करने में यूज होगी है वो आपको मैसेज सिग्नल रिकवर करने में कोई मदद नहीं दे सकती, वो खत्म हो गई, क्योंकि उसे आपने 5p एस्टिमेट करने के लिए यूज कर दिया। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि इस डीमॉड्यूलेटर की फिडेलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि इसकी रिसीव्ड SNR कम हो जाएगी, क्योंकि इसका रिसीव्ड सिग्नल की पावर कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपकी ये कोशिश होती है कि इसमें जो पावर लग रही है ना ये कम से कम हो, ठीक है, ताकि कम से कम पावर जाया और ज्यादा पावर मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट करने में लगे, ठीक है। इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, लेकिन इसकी वैल्यू ये आपको डिजाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी भी कम नहीं हो सकती, क्योंकि ये DC आना है ना, तो ये DC अगर नॉइज से नीचे चला गया तो फिर आप इसे नहीं ढूंढ सकते, समझ आ रही बात है ना। ये DC है ना, DC तो अगर आप पावर ज्यादा करेंगे DC ऊपर चला जाएगा, पावर कम करेंगे तो DC नीचे जाना शुरू हो जाएगा, साथ नॉइज भी तो आ रहा है, ठीक है, नॉइज की भी अपनी पावर है, वो जो हमने याद है निकाली थी उस फॉर्मूले KTB से, ठीक है। तो अगर ये DC इतना कम हो गया कि नॉइज के लेवल से भी नीचे चला गया है तो फिर आप ये सारा काम नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तो होगा क्या कि जब सिग्नल रिसीव होगा ये इतना कम हो चुका होगा कि ये कहीं इधर होगा, तो अगर आपका नॉइज का लेवल इधर है तो फिर तो ये DC नॉइज के अंदर गुम हो चुका होगा, ठीक है। इसे नॉइज से ऊपर होना लाजमी है ताकि एक डोमिनेंट टर्म नजर आ रही हो आपको फेज में भी और फ्रीक्वेंसी में भी, सही है। तो इसकी वैल्यू अपनी मर्जी से कम तो नहीं कर सकते, डिपेंड करता है कि आपका रिसीवर किस SNR पे ऑपरेट करता है, उसके मुताबिक ही आप डिजाइन करेंगे, ठीक है। एक छोटी सी बुक की एग्जांपल है, वो मैं आपको दिखा देता हूं, फिर आगे चलते हैं। इसे ऑन तो करें पहले।
अच्छा, ये बुक जो शुरू से एग्जाम्पल लेती आई है वो कुछ इस किस्म की है। एक मैसेज सिग्नल जो है वो आपका एक वॉइस सिग्नल है, जैसे मैंने आपको जो प्रोजेक्ट भी मिला वो भी कुछ इसी तरह है। आज हम ये देख चुके हैं, कुछ इस तरह की चीज है। कुछ इस तरह का मैसेज सिग्नल है, ठीक है। और इस मैसेज सिग्नल की आपने सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन कर दी, ठीक है। जब आप इसकी सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन करेंगे तो क्या होगा, ये वाला हाफ खत्म हो जाएगा, ऐसे ही है। तो ये, और फिर आप इस बेस बैंड सिग्नल को उठा के किसी कैरियर फ्रीक्वेंसी पे ले जाएंगे, ऐसे ही है। तो ये देखें, ये वो बैंड पास सिग्नल का स्पेक्ट्रम बना हुआ है, ठीक है। ये कोई एफसी है जिस पे ये बैठा हुआ है और ये उसका नेगेटिव पार्ट है, ठीक है जी। लेकिन अब इसी में ना हमने वो वाली टोन भी ट्रांसमिट कर दी है। तो ये अगर आप ये लाइन देखें, ये जो लाइन नजर आ रही है ये वो टोन है जो हमने ट्रांसमिट किया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप इधर देखें कि हमने क्या किया, ये सिग्नल था, ठीक है। अगर हमने इसकी सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन किया तो ये रह जाएगा। अब जब हम इसे उठा के किसी एफसी पे लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, ये किसी एफसी पे इस तरह से बैठा होगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो है वो वाला जो हाफ है वो उठ के इधर आ गया किसी एफसी पे, और ये वो टोन नजर आ रही है। इसी तरह उसके नेगेटिव हाफ में भी वो टोन नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब इस पे ये आपने ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है। जब आप इसे रिसीव करेंगे तो ये वाली टर्म उठ के वापस जीरो पे आ जाएगी बेस बैंड में। उस पे जब आप हाई पास लगाएंगे ना तो ये आ जाएगा। देखिए याद है, दो फिल्टर लगाने हैं, लो पास और हाई पास। हाई पास क्यों लगाना है, ताकि ये डीसी वाली टर्म खत्म हो जाए। तो देखिए ये जो हाई पास की आउटपुट है और इसमें वो जो सिंगल इंपल्स आ रही थी ये वाली, वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। और अगर आप आगे जाएं तो ये लो पास की आउटपुट है। ये क्या चीज है, ये वही डीसी पे वो वाली टोन आ रही है और बाकी वाला पार्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। और ये जो टोन आ रही है ना, या ये जो भी कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, इसका फेज ये प्लॉट हुआ, ठीक है। तो उसने दिखाया है, ये देखें जी कि शुरू में तो ये आगे पीछे हो रहा है, फिर इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। ये वही कांस्टेंट वैल्यू है जो कि ये नजर आ रही है, ठीक है। शुरू में क्यों ये आगे पीछे हो रहा है, शुरू में इसलिए आगे पीछे हो रहा है कि जब आप लो पास फिल्टर लगाते हैं ना, तो लो पास फिल्टर का कोई इंपल्स रिस्पांस होता है, ठीक है। तो अगर वो इंपल्स रिस्पांस से इतनी ड्यूरेशन का है 0 से लेकर टी तक, तो जब तक ये पूरा फिल नहीं हो जाएगा ना, कन्वोल्यूशन में क्या करते हैं, सिग्नल को दूसरे सिग्नल को फ्लिप करेंगे और फिर इसमें आहिस्ता आहिस्ता लेके आएंगे, ऐसे ही करते हैं ना। तो जब तक ये इंपल्स रिस्पांस पूरा का पूरा सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई होकर ऐड ना हो रहा हो ना, उससे तक फिल्टर की आउटपुट वैलिड नहीं होती। उसे कहते हैं उस फिल्टर का ट्रांजिएंट रिस्पांस। ये आप डीएसपी पढ़ेंगे तो उधर पता चलेगा, लेकिन बेसिक ये है कि आपने सिग्नल को फ्लिप किया, अब आहिस्ता आहिस्ता आप इस सिग्नल को अंदर लेके आ रहे हैं। जब ये इंपल्स रिस्पांस फुल हो जाएगा ना, फुल का मतलब पूरा का पूरा ओवरलैप हो रहा होगा, तब इसकी आउटपुट वैलिड होगी, उससे पहले इसकी आउटपुट वैलिड नहीं होगी, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि शुरू में थोड़ा सा सिग्नल करप्ट होगा और फिर उसके बाद सिग्नल ठीक हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है उस ट्रांसमिटेड सिग्नल रेफरेंस एस्टिमेशन। चले मैं इसे बंद कर रहा हूं, आगे करते हैं। अच्छा जी, तो ये जो है ना हमारी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डिस्कशन खत्म हो गई, ठीक है। हमने 3 स्कीम्स पढ़ी हैं, डबल साइड बैंड एएम,
सिंगल साइड बैंड AM या VSB AM और लार्ज कैरियर AM, ठीक है। इन तीनों स्कीम्स में आपने ये देखा है कि डिफरेंट तरीके से आप मैसेज सिग्नल से बेस बैंड सिग्नल बनाते हैं। तो वो जो हम शुरू से बात करते आए हैं कम्युनिकेशन सिस्टम की ब्लॉक डायग्राम की, कि उसमें एक मॉड्यूलेटर और एक डीमॉड्यूलेटर होता है। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि उस मॉड्यूलेटर में क्या होता है, ठीक है। वो मैसेज सिग्नल से बेस बैंड सिग्नल कैसे बनाता है। वो बेस बैंड सिग्नल मैसेज सिग्नल के इक्वल भी हो सकता है, जैसे DSB AM में होता है कि जो मैसेज सिग्नल आ रहा है बस उसी को स्केल करके आगे भेज दो, ठीक है। और वो बिल्कुल डिफरेंट भी हो सकता है, जैसे VSB AM में होता है कि अच्छा उसका आई कंपोनेंट तो वही है, क्यू कंपोनेंट में से आप एक फिल्टर अप्लाई करें, उस फिल्टर को फिर उससे क्यू कंपोनेंट बनेगा। हाँ, वो लार्ज कैरियर LCM में, ठीक है। और फिर DC टर्म इधर भी शायद ऐड हो, क्योंकि आपको फेज एस्टिमेशन करनी है। तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर में बहुत कुछ हो रहा होता है, ठीक है। तो हमने ये देखा है कि मॉड्यूलेटर डिजाइन कैसे होता है, ठीक है, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग डीमॉड्यूलेटर कैसे डिजाइन होता है, कब हम कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटर यूज करते हैं, कब नॉन कोहेरेंट यूज करते हैं, सही है। कब हम ये एक रेफरेंस ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, इस रेफरेंस को ट्रांसमिट करने से हमारी पावर ज़्यादा हो रही होती है। तो ये सारी चीजें जब भी कोई कम्युनिकेशन सिस्टम डिजाइन कर रहा है ना, उसकी ज़हन में होती हैं, ठीक है, कि अच्छा मेरे पास बैंडविड्थ कितनी है, ट्रांसमिशन बैंडविड्थ, ठीक है। अगर से फॉर एग्जांपल ट्रांसमिशन बैंडविड्थ है 10 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, और आपका जो मैसेज सिग्नल है उसकी बैंडविड्थ सिंगल वन साइडेड बैंडविड्थ है 8 मेगाहर्ट्ज। तो अब आपको पता है कि इसमें DSB AM तो यूज ही नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि DSB AM में ट्रांसमिशन बैंडविड्थ डबल हो जाएगी मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ। तो मेरे पास है ही सिर्फ 10 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, तो फिर मैं DSB AM तो यूज ही नहीं कर सकता। मेरे पास जो ऑप्शन बचती है वो VSB ही बचती है, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आप कम्युनिकेशन सिस्टम डिजाइन कर रहे होते हैं ना, तो उसमें कोई ना कोई कंस्ट्रेंट होता है, ठीक है। या बैंडविड्थ फिक्स्ड है, या ट्रांसमिट पावर फिक्स्ड है, या डिस्टेंस आपको बढ़ाना है। से फॉर एग्जांपल आपको पता है कि ट्रांसमीटर रिसीवर जो है वो 1 किलोमीटर नहीं 10 किलोमीटर के फासले पे है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों में फिर आप जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं उनको देखते हुए डिसाइड करते हैं कि अच्छा मॉड्यूलेशन स्कीम कौन सी यूज करनी है, और उसमें कौन सी कितनी पावर मैंने रेफरेंस में डालनी है, कितनी पावर मैंने मैसेज सिग्नल में डालनी है, ठीक है, और मैं कितनी कॉम्प्लेक्सिटी अफोर्ड कर सकता हूँ। सेम मुझे मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर 1000 रुपये में बनाना है, तो अब मैं VSB AM शायद अफोर्ड ही ना कर सकूँ, क्योंकि VSB AM को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो मैं चाहूँगा कि शायद DSB AM से ही काम चले, ठीक है। तो ये वही जो तीनों हमने मेट्रिक पढ़े ना, कॉम्प्लेक्सिटी, फिडेलिटी, बैंडविड्थ, एफिशिएंसी, उन्हीं से डिसाइड हो रहा होता है कि कौन सा मॉड्यूलेटर कौन सा डीमॉड्यूलेटर डिजाइन हो। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात हो रही है कि अगर आपकी बैंडविड्थ ट्रांसमिशन बैंडविड्थ आपको पता है कि 10 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा मैं रख ही नहीं सकता, ठीक है, मुझे मिली ही इतनी है, लेकिन जो मैसेज सिग्नल है वो 8 मेगाहर्ट्ज का है, तो फिर मेरी स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी 50 से ज़्यादा होनी चाहिए। 50 से ज़्यादा सिर्फ VSB AM में, ठीक है। लेकिन अगर मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ 4 मेगाहर्ट्ज है तो फिर क्या जरूरत है VSB यूज करने की, फिर DSB AM ही यूज करना, ठीक, ताकि कॉम्प्लेक्सिटी कम हो। तो ये ट्रेड ऑफ है, आप कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी भी बेहतर हो जाएगी। अगर आप स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी को बुरा कर देते हैं तो उधर से आप लूज करें, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, तो चीजें आगे पीछे होती रहती हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम जा रहे हैं अगली मॉड्यूलेशन स्कीम पे। इसका नाम है एंगल मॉड्यूलेशन। ठीक है जी। से आपके पास जो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ है वो है 10 मेगाहर्ट्ज
और आपने जो सिग्नल ट्रांसमिट करना है उसकी बैंडविड्थ है 1 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, यानी मैं शुरू जो है वो एक एग्जांपल से कर रहा हूं कि W जो है ना वो 1 मेगाहर्ट्ज है, जबकि आपकी जो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ आपको अलाउड है वो 10 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है। तो अगर मैं बैंडविड्थ एफिशिएंसी निकालूं तो वो क्या बनेगी, वो बनेगी 1/10 इज इक्वल टू 0.1। तो मैं बैंडविड्थ एफिशिएंसी कम करके 0.1 तक लेके जा सकता हूं, ठीक। लेकिन क्या मैं किसी AM स्कीम से ऐसा कर सकता हूं कि मेरी बैंडविड्थ एफिशिएंसी 0.1 हो? कोई भी हमने जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ी है उसकी बैंडविड्थ एफिशिएंसी 0.5 से कम नहीं है, सबसे कम DSB AM की है 0.5 है, VSB की तो उससे भी ज्यादा है और LCM की भी उतनी 0.5 है। तो अगर आपके पास इस तरह का सिनेरियो है, ठीक है, और आपको आती सिर्फ AM ही है और कुछ नहीं आता, तो फिर उस केस में आप क्या करेंगे? अगर DSB AM यूज करेंगे तो आपकी ट्रांसमिशन बैंडविड्थ जो बनेगी वो इससे डबल होगी, 2 मेगाहर्ट्ज हो जाएगी, तो बाकी 8 मेगाहर्ट्ज आए हो रहे होंगे, उन्हें कोई यूज नहीं कर रहा, ठीक है। तो क्यों ना एक ऐसी मॉड्यूलेशन स्कीम डिजाइन की जाए कि जिसकी ट्रांसमिशन बैंडविड्थ आप 2 गुना से ज्यादा भी कर सकते हैं, या दूसरे अल्फाज में उसकी बैंडविड्थ एफिशिएंसी 0.5 से कम हो। क्योंकि हो सकता है कि अगर बैंडविड्थ एफिशिएंसी कम हो जाए, वैसे तो ये बुरी चीज है, लेकिन हो सकता है इससे आपको और एडवांटेज मिल रहा, ठीक है। तो AM के साथ मसला यह है कि AM की जो बैंडविड्थ एफिशिएंसी है वो 0.5 से कम हो ही नहीं सकती, ठीक है जी। तो एंगल मॉड्यूलेशन पढ़ने का एक जो मोटिवेशन है वो यही है कि आप एंगल मॉड्यूलेशन में बैंडविड्थ एफिशिएंसी 0.5 से भी कम कर सकते हैं। हम बैंडविड्थ एफिशिएंसी 0.5 से भी कम कर सकते हैं, वो हम देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो एक तो इसका फायदा ही है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा देखें कि अगर हम देखें कि जो DSB AM है या कोई भी AM है वैसे, उसमें जो ट्रांसमिटेड सिग्नल था बेस बैंड, चलें बेस बैंड जो था वो क्या था, ACMT, और जो बैंड पास में था वो क्या था, ACMT √2 कोसाइन ऑफ 2π FCT, कुछ इस तरह की चीज है, ये AM है। और अगर आपको याद हो हमने जो इसकी जो ब्लॉक डायग्राम बनाई थी वो कुछ इस तरह से थी। याद है? इसमें हमने कहा था ये क्या है, ये एम्पलीफायर है, ठीक है, जो इसके मैग्नीट्यूड को कम ज्यादा कर रहा है। अच्छा जी, तो AM में जैसा कि नाम से जाहिर है जो इंफॉर्मेशन है वो कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में पड़ी हुई है, सही है। अगर आपके मैसेज सिग्नल की वैल्यू बढ़ती है तो आपका एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा, ऐसे ही होता है ना। और अगर आपके मैसेज सिग्नल की वैल्यू कम होना शुरू हो गई है तो आपके कैरियर सिग्नल की वैल्यू भी कम होना शुरू हो जाएगी, याद है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो एम्पलीफायर लगा है ना, इससे जो सिग्नल मिल रहा है, ठीक है, यहां पे जो सिग्नल मिल रहा है वो क्या है, वो है MT √2 कोसाइन 2π FCT, यही मिल रहा है। ये जो सिग्नल मिल रहा है एम्पलीफायर को, जिसे इसने एम्पलीफाई करना है, इसकी वैल्यू
एमटी पे डिपेंड करती है। अगर एमटी कम होता चला जा रहा है, मैसेज सिग्नल की वैल्यू कम होती चली जा रही है, तो इस सिग्नल की वैल्यू कम होती चली जाएगी। और अगर इसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो इसे जो सिग्नल मिल रहा है इसकी वैल्यू भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसे क्या करना है, जो भी पीछे से आ रहा है इसे उसने एसी का गेन दे देना, ऐसे ही है ना, एसी टाइम्स एम्पलीफाई कर देना। ठीक है, तो देखें हो क्या रहा है, जो एम्पलीफायर होते हैं ना, ठीक है, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स या कहीं पढ़े हैं, उनकी इस तरह से एक इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप होती है पावर में, याद है कि अच्छा फॉर एग्जांपल अगर एसी की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर इनपुट पावर 1 है तो आउटपुट पावर कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, अगर इनपुट पावर 2 वॉट्स है तो आउटपुट पावर कितनी होगी, 4 वॉट्स। अगर 3 है तो 6 वॉट्स। सही है, लेकिन कोई भी जो प्रैक्टिकल एम्पलीफायर होता है ना, उसमें यह नहीं हो सकता कि ये आप चलते चले जाएं तो ये भी बढ़ता चला जाएगा, वो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके उसकी बस हो जाती है। ठीक है, या दूसरे अल्फाज में आप ये कहते हैं कि एम्पलीफायर जो है ना वो सैचुरेट हो गया। ठीक है, तो अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना शुरू करें ना तो कुछ इस तरह की चीज बनेगी। सही है, लेकिन किसी वैल्यू पे जाके यही हो जाएगा। ठीक है, कि बस अब एम्पलीफायर इससे ज्यादा एम्पलीफाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो कोई भी जो एम्पलीफायर होता है उसकी जो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप होती है ना, वो इसी तरह की से होती है। डिपेंड करता है कि कितना अच्छा है। कोई एम्पलीफायर होगा जो इस पॉइंट पे जाके सैचुरेट हो जाएगा, कुछ होगा जो जरा ज्यादा सैचुरेट आगे जाके सैचुरेट होगा। अब देखें हो क्या रहा है कि आपको जो सिग्नल मिल रहा है उसकी पावर किस पे डिपेंड करती है, मैसेज सिग्नल पे। अब जब मैसेज सिग्नल की पावर चेंज होती है तो आपकी इनपुट पावर चेंज होती है। ठीक है, तो आप ये चाहेंगे कि जैसे जैसे इनपुट सिग्नल की पावर चेंज हो रही है आउटपुट की भी पावर उसी तरह चेंज हो, ये वाला रीजन ना है। अगर मैं इस रीजन में चला गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्यों हो जाएगी कि मैं मैसेज सिग्नल को बढ़ा रहा हूं लेकिन पावर बढ़ रही नहीं है, तो क्या होगा, मैसेज सिग्नल जो ट्रांसमिट हो रहा है वो करप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी क्या कोशिश होती है, आपकी कोशिश ये होती है कि मैंने जो ये एम्पलीफायर लगाया हुआ है ना, ये जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, इसे कहते हैं लीनियर रीजन ऑफ ऑपरेशन। ठीक है जी, आपकी ये कोशिश होती है कि मेरा मैसेज सिग्नल इस लीनियर रीजन ऑफ ऑपरेशन में ही चलता रहे, इससे आगे ना जाए, क्योंकि इससे आगे चला गया तो फिर करप्ट हो जाएगा इसे। ठीक है, तो जो एएम में दूसरा डिसएडवांटेज है ना वो यही है। ठीक है, अब अगर आपको पता है कि मेरा मैसेज सिग्नल तो इधर नहीं इधर तक जाता है, तो फिर आपको ऐसा एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा जिसका ये लीनियर रीजन ज्यादा हो। लेकिन अगर लीनियर रीजन ज्यादा है तो एम्पलीफायर उतना ही महंगा होगा। ठीक है, तो इसलिए एएम में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि एएम की अच्छी बात यह है कि ये बहुत सिंपल होता है। लेकिन देखिए यहां सिंप्लिसिटी अब खत्म होती जा रही है कि अगर मैसेज सिग्नल की पावर बहुत ज्यादा, आपको एक महंगा एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा। महंगा एम्पलीफायर लगाएंगे तो जो कॉम्प्लेक्सिटी का एडवांटेज है वो खत्म हो चुका हो। ठीक है, तो हम जब एंगल मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि एंगल मॉड्यूलेशन में चल रहा है। अच्छा, एंगल मॉड्यूलेशन में हमारा जो सिग्नल होगा ना वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का हो। ठीक है, वो यूं वेरी नहीं कर रहा होगा। तो वेरी नहीं कर रहा होगा तो आपको
को इतने ज्यादा बड़े लीनियर रीजन वाले एम्पलीफायर की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है जी। तो दूसरा फायदा यह है एंगल मॉड्यूलेशन का। सही जी। अच्छा, एक और नुकसान क्या है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, वो ये है दो चीजें हमने अभी तक देखी हैं। बैंडविड्थ एफिशिएंसी एएम की 0.5 से कम नहीं हो सकती। तो अगर आपके पास कोई इस तरह का केस है तो आप चाहेंगे कि कोई ऐसा मॉड्यूलेटर हो कि जिसकी बैंडविड्थ एफिशिएंसी 0.5 से कम हो। दूसरी हमने ये चीज देखी कि एएम में मसला क्या है। एएम में मसला यह है कि आपको ऐसा एम्पलीफायर चाहिए इसका लीनियर रीजन ऑफ ऑपरेशन काफी बड़ा हो। ठीक है, सही जी। तो वो जितना लीनियर रीजन ऑफ ऑपरेशन बढ़ेगा उतना कॉस्टली एम्पलीफायर होता चला जाएगा। तीसरी चीज ये है कि देखें, एएम में जो इंफॉर्मेशन है वो आपके कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में। ठीक है, अब से आपका जो मैसेज सिग्नल है वो कुछ इस तरह का है से कुछ इस तरह का है। ठीक है जी, ये आपका मैसेज सिग्नल है टाइम में। तो अब क्या होगा, जब आप इधर हैं तो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज्यादा है। ठीक है, आप ट्रांसमिट किए जा रहे हैं। जब आप इधर आए हैं तो चूंकि मैसेज सिग्नल की वैल्यू ही कम होगी है तो आपके कैरियर सिग्नल की वैल्यू भी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर आपका नॉइज कहीं इधर बैठा हुआ है तो हो सकता है आपके मैसेज सिग्नल की वैल्यू इतनी कम हो जाए कि वो नॉइज से भी नीचे चली जाए। जब वो नॉइज से नीचे चली जाएगी तो फिर मसले आना शुरू हो जाएंगे। वो जो हमने फेज एस्टिमेशन की स्कीम पढ़ी थी कि अच्छा स्क्वायर करके और डिवाइड कर लो और इस तरह से, वो शायद इधर चले ही ना। ठीक है, तो आपका फेज एस्टिमेट खराब हो जाएगा। और दूसरा क्या है, जब आपके सिग्नल की वैल्यू कम होगी तो रिसीवर पे वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर आप कोई आवाज सुन रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बढ़ाएंगे तो नॉइज भी उतना ही बढ़ेगा, तो शोर ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में इंफॉर्मेशन भेजने का ये नुकसान है कि जब मैसेज सिग्नल कम होता है तो जो सिग्नल आप भेज रहे हैं उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। उसकी वैल्यू जब कम होती है तो उसे डीमॉड्यूलेट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए एंगल मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, एंगल मॉड्यूलेशन में हम एम्पलीट्यूड में इंफॉर्मेशन नहीं भेजते बल्कि एंगल में भेजते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आप जी कि एंगल मॉड्यूलेशन होती क्या है। सही, ये जो तीन बातें आपको बताई हैं इनका मकसद सिर्फ आपको मोटिवेट करना था कि एंगल मॉड्यूलेशन एग्जिस्ट क्यों करती है। वो इसलिए करती है कि एएम में कुछ मसले हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे सिनेरियोज भी होते हैं कि जिनमें एएम यूज करना फायदेमंद नहीं होता। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अगर हम वापस चले जाएं उस कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन पे, किसकी, बैंड पास सिग्नल की, तो वो कुछ इस किस्म की थी। एक उसकी फॉर्म कुछ इस किस्म की थी। जिसमें एक्स ए और एक्स पी क्या है, वो असल में कुछ ये चीज है। ये याद है एक्सप्रेशन, जो बेसबैंड सिग्नल है उसे मैं आई क्यू की बजाय एम्पलीट्यूड और फेज में भी लिख सकता हूं। तो अगर मैं उसे एम्पलीट्यूड और फेज में लिखता हूं तो फिर मेरा जो बैंड पास सिग्नल है वो किस तरह का बनता है। ठीक है, और इसी से हमने बात शुरू की थी, याद है? हमने ये कहा था कि आपने
इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी है। कैसे करनी है? कैरियर सिग्नल को चेंज करके। कैरियर सिग्नल क्या है? ये कैरियर सिग्नल है। तो आप क्या कर सकते हैं? आपके पास 3 ऑप्शन है। आप कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज कर लें, आप कैरियर सिग्नल का फेज चेंज कर लें, या आप कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज कर लें। 3 डिफरेंट तरीके हो सकते हैं कि जिनसे आप इंफॉर्मेशन को कैरियर सिग्नल में एम्बेड कर सकते हैं या उसमें डाल सकते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। एएम तो यही करती है। अब हम इधर आएंगे, ठीक है। हम ये कहेंगे कि हम अपना बेस बैंड सिग्नल या बैंड पास सिग्नल इस तरह बनाएंगे कि जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है वो कहीं इधर आ रहा हो, या दूसरे अल्फाज में इंफॉर्मेशन सिग्नल कैरियर सिग्नल के फेज में पड़ा हुआ, ठीक है। इस तरह की मॉड्यूलेशन को हम एंगल मॉड्यूलेशन कहेंगे। अच्छा, उससे पहले ये देख लें कि एंगल जब हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या है। देखें, अगर आपके पास कोई सिग्नल है कोसाइन ऑफ थीटा ऑफ टी, या उससे भी पहले अगर आपके पास से यहां से शुरू, ये एक चीज है, ठीक है। इसमें क्या है? ये थीटा क्या है? थीटा को हम क्या कहते हैं? ये एंगल, ठीक है। और इसके यूनिट्स क्या होते हैं? या डिग्री या रेडियन, ठीक है जी। तो अगर मैं ऐसे ये कह दूं तो फिर क्या होगा? अब ये जो है ये वैल्यू नहीं रही बल्कि एक सिग्नल बन गया है, ठीक है। लेकिन ये कांस्टेंट सिग्नल है। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रही। तो आप अगर एक्स टी को ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप कहते हैं अच्छा जी टी वेरी हो रहा है, टी को वेरी करना शुरू कर दो, लेकिन थीटा तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है। सही है जी। अच्छा, लेकिन अगर मैं ये कर दूं तो अब क्या हुआ है? अब वही थीटा कांस्टेंट नहीं रहा बल्कि टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है अभी भी एंगल ही है, अभी भी कोसाइन का एंगल ही, लेकिन एंगल कांस्टेंट नहीं रहा बल्कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है। सही है जी। और इसके यूनिट्स अभी भी डिग्री और रेडियंस ही होंगे। सही है। अच्छा, इसके बरक्स अगर मैं ये लिखता हूं ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो ब्रैकेट्स के अंदर चीज आ रही है ये सारी की सारी क्या है? ये भी एंगल ही है, ठीक है। जैसे ये एक एंगल है, ये भी एक एंगल है। जैसे ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ये भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें हमें पता है कि ये जो वाली टर्म है इसे हम फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी बजाते खुद जो है ये वाली टर्म ये खुद कांस्टेंट है, ऐसे ही है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, क्या चेंज हो रहा है? एंगल चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा एंगल चेंज होगा, कोसाइन की वैल्यू चेंज होगी, सिग्नल की वैल्यू चेंज होती है। हाँ, अब इससे भी आगे वाली चीज क्या है? इससे आगे वाली चीज ये है कि आप ये कर दें या ये कर दें या ये कर दें, जैसे मर्जी, ठीक है। अब क्या हो रहा है? अब फ्रीक्वेंसी भी टाइम के साथ चेंज हो रही है, ठीक। अच्छा, लेकिन सवाल यह है कि ये फ्रीक्वेंसी कहते किसे हैं? ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है ना वो बेसिकली रेट ऑफ चेंज होता है एंगल का, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी निकालते हैं जनाब
अगर आप एंगल का डेरिवेटिव ले लें, देखे ना क्या होता है, एक ये कोसाइन है या साइन है, ठीक है जी। तो क्या हो रहा है, एंगल चेंज होता चला जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको इधर प्लॉट कर लूं एक एंगल की टर्म्स में, तो क्या होगा, अगर ये वैल्यू 0 है और ये वैल्यू 1 सेकंड है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि 0 पे मैं इधर खड़ा था एंगल की टर्म्स में, एंगल बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, 1 सेकंड में मैं वापस इधर आ गया। ऐसे ही हुआ ना, क्योंकि 1 सेकंड में एंगल 0 से चेंज होके 360 तक चला गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये ड्रॉ कर लूं, तो अब क्या होगा, अब एंगल ज्यादा तेजी से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो 1 सेकंड में मैं 1, 2 और 3 चक्कर लगा चुका हूं, ठीक है, सही है जी। तो क्या कहते हैं आप, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, क्यों? क्योंकि यहां पे एंगल आहिस्ता चेंज हो रहा है, यहां पे एंगल तेजी से चेंज हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी जो है ना, वो रेट ऑफ चेंज होती है एंगल का, ठीक है। एंगल जितनी ज्यादा तेजी से चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी उतनी तेजी से चेंज होगी। अच्छा, इसके बरक्स अगर मैं ये ड्रॉ कर लूं, देखें आपने क्या कहा, इसका एंगल इससे ज्यादा तेज चेंज हो रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अब ये ड्रॉ करता हूं, देखें, तो अब क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, इधर भी एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन एंगल का जो रेट ऑफ चेंज है वो कांस्टेंट नहीं रहा, या दूसरे अल्फाज में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं रही। एंगल चेंज हो रहा था एक खास तरतीब से या एक खास रेट से, वो रेट बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई, वो रेट फिर से कम हो गया तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो, ठीक है। तो ये जो जब हम कह रहे हैं ना कि रेट ऑफ चेंज, तो ये भी टाइम का फंक्शन बन गया है और ये भी टाइम का फंक्शन बन गया है। क्यों? क्योंकि ये वाला केस भी तो कैटर करना ना, इस केस में फ्रीक्वेंसी भी टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो इसलिए यहां पे ये टी का फंक्शन भी आ रहा है। इसलिए इसे कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। ठीक है। इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि उस खास इंस्टेंट पे, उस खास टाइम की वैल्यू पे, से टाइम इज इक्वल टू 0.4 सेकेंड्स पे थीटा का रेट ऑफ चेंज क्या है। ठीक है। तो अगर मैं 0.4 सेकेंड पे इधर हूं तो थीटा का रेट ऑफ चेंज कुछ और है। मैं जब 0.8 पे चला जाता हूं तो थीटा का रेट ऑफ चेंज बढ़ गया है। ठीक है। तो ये जो इंस्टेंटेनियस फेज या इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है ना, इसका मतलब होता है उस खास इंस्टेंट या उस खास टाइम पे फेज और फ्रीक्वेंसी की क्या वैल्यू। ठीक है, बात समझ आई। अच्छा, इसमें अब यूनिट्स की बात है। अगर आप 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो ये हर्ट्ज में होगी, और अगर 2 पाई से डिवाइड नहीं करेंगे तो फिर किस में होगी? फिर होगी रेडियंस पर सेकंड। तो दोनों यूनिट्स हम यूज करते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई। चलो, ये अगर समझ आ गई है तो यहां देखें, यहां थीटा टी क्या है? ये सारा का सारा थीटा टी है, तो इसकी वैल्यू है ये 2 पाई एफ टी। ठीक है। अच्छा, तो फिर बताएं जी फ्रीक्वेंसी क्या है? एफ टी की क्या वैल्यू है? वो होगी 1/2 पाई, और इसका डेरिवेटिव ले लें। तो ले लें डेरिवेटिव।
इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? टी के रिस्पेक्ट टू पाई एफ आ जाएगा, तो टू पाई कैंसिल हो जाएंगे और एफ। ठीक है, वही एफ जो यहां पे लिखा। ठीक है जी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अगेन फ्रीक्वेंसी डेरिवेटिव होती है किसका? फेज का। ठीक है। अगर फेज लीनियरली चेंज हो रहा है, जैसे इस केस में हो रहा है ना, टाइम बढ़ता है फेज की वैल्यू भी बढ़ती है। जितने गुना टाइम बढ़ा है उतने ही गुना फेज की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। ठीक है। लेकिन अगर इसके बरक्स मैं ये कर दूं, ठीक है, तो अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी? है जी, क्या ख्याल है? अब आंसर आएगा f इंटू टी और 2 भी आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी टाइम के साथ बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि अब ये लीनियर चेंज नहीं रहा बल्कि ये क्वाड्रेटिक चेंज हो गया। ठीक है, चले जबरदस्त। अगर ये सारी बातें ठीक है, ठीक है, अच्छा एक छोटी सी चीज रह गई है। अब मुझे ये बताएं कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है, ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी जो है ना वो से है 2 हर्ट्ज, ठीक है जी, कांस्टेंट है, और मैं आपसे ये पूछता हूं कि फेज की वैल्यू बताएं। तो ये कैसे निकालेंगे आप? इंटीग्रल ले लें। ठीक है, जब आपने एंगल से फ्रीक्वेंसी में जाना है, फेज से फ्रीक्वेंसी में जाना है, तो डेरिवेटिव लेते हैं। तो जब फ्रीक्वेंसी से फेज में जाएंगे तो इंटीग्रेट करेंगे। तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे जी थीटा टी किस टी पे चाहिए? से मुझे चाहिए 1 सेकेंड पे। ठीक है, तो आप ऐसे करें, आप इंटीग्रेट कर लें किसको? एफ को। ठीक है जी, किसके हिसाब से? टी के हिसाब से। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें? ये डिपेंड करता है कि ये सिग्नल कहां से शुरू होता है। ठीक है, अगर ये सिग्नल 0 से शुरू होता है तो आप कहेंगे 0 to 2 इंटीग्रेट कर लें, और सॉरी 0 से 1 इंटीग्रेट कर लेंगे, 1 पे वैल्यू चाहिए। तो 1 पे वैल्यू चाहिए तो 1 तक इंटीग्रेट करेंगे। सही है। अगर टी प्राइम पे वैल्यू चाहिए तो टी प्राइम तक इंटीग्रेट करेंगे। सही है, ऐसे ही है। तो अगर आप इसे इंटीग्रेट कर लें तो क्या आएगा? ये आएगा f कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। जैसे इसकी वैल्यू 2 है तो आप 2 डाल दें, यहाँ 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ 2 आ जाएगा। 0 to t प्राइम 1 dt, तो ये क्या आ जाएगा? t आ जाएगा। t में ये लिमिट्स डालेंगे तो ये आ जाएगा 2t प्राइम माइनस जो भी इसकी वैल्यू है, 0 है तो 0। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, यही चीज आ गई है। ये फ्रीक्वेंसी है, ये टाइम है। ठीक है, इधर भी आप अगर आपको टी प्राइम पे वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे? टी प्राइम ही डालेंगे ना, तो इधर भी वही आ रहा है। वो 2 पाई इसलिए कि ये हर्ट्ज में, अगर रेडियंस में लेते तो वो हो जाता। ठीक है, समझ आ गई बात? अच्छा, लेकिन अगर सिग्नल 0 से शुरू नहीं हो रहा, सही है, तो फिर आप क्या करेंगे? आगे अच्छा माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो फिर ना इधर आप कहेंगे माइनस इन्फिनिटी का मतलब यह है कि ये किसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ था जो कि मुझे नहीं पता। ठीक है,
लेकिन मुझे ये पता है कि उस टाइम पे इसकी वैल्यू क्या थी, तो मैं सिंपल वो वाली वैल्यू लिख दूं सी। ठीक है, कोई कांस्टेंट वैल्यूज थी, जहां से ये चला था, वो टाइम कुछ भी हो सकता है, वो -∞ हो सकता है, वो -2 सेकंड हो सकता है, -10 सेकंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहां से चला था ना उस वक्त उसकी वैल्यू सी थी, और करंट जो है वो मैं निकाल लूंगा। ठीक है, तो इसलिए हम -∞ लिख देते हैं, कहते जब भी सिग्नल स्टार्ट हो वहां से इंटीग्रेट करना शुरू करो। ठीक है जी, तो आप इस तरह से फ्रीक्वेंसी से वापस फेज में भी जा सकते हैं। ओके, तो अब समझ आइए जी, देखें अब हम किसी भी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं अगर फेज गिवन है, और किसी भी सिग्नल का फेज निकाल सकते हैं अगर फ्रीक्वेंसी गिवन। एक तरफ डेरिवेटिव होगा, दूसरी तरफ इंटीग्रल होगा। तो अब इधर आ जाएंगे, एंगल मॉड्यूलेशन क्या करती है। एंगल मॉड्यूलेशन दो काम करती है, या दो में से एक काम करती है। या वो कैरियर सिग्नल का फेज चेंज करती है, या वो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज करती है। चाहे आप फेज चेंज करें, चाहे आप फ्रीक्वेंसी चेंज करें, आखिर में फेज ही चेंज हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और फेज आपस में इंटर रिलेटेड है, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों को मिला के नाम कह देते हैं ये एंगल मॉड्यूलेशन। ठीक है, अच्छा जी, तो फेज मॉड्यूलेशन फिर क्या करती है? फेज मॉड्यूलेशन ये करती है जी कि अगर मेरा मैसेज सिग्नल m(t) है, ठीक है, तो ये जो बेस बैंड सिग्नल बनाती है ना, वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, देखें अब इसमें क्या हो रहा है। ये बेस बैंड सिग्नल है, इसका एम्पलीट्यूड AC है, लेकिन जो मैसेज सिग्नल है वो कहां पे आ रहा है? वो एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के फेज में आ रहा है। ठीक है, और ये जो KP है, ये जिस तरह AC होता था पहले कि अच्छा मैसेज सिग्नल को अगर अटेन्यूएट करना है तो AC को कम कर दो, एम्पलीफाई करना है तो ज्यादा कर दो, ये भी उसी तरह की चीज है। ठीक है, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल फेज को हमेशा किसी खास वैल्यू के बीच में रखना है तो आप KP को उसके हिसाब से डिजाइन कर लेंगे। तो इसे कहते हैं, KP को कहते हैं फेज डिविएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है, मैसेज सिग्नल की वैल्यू बढ़ेगी तो ये फेज बढ़ेगा, कम होगी तो फेज भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, बेस बैंड सिग्नल में फेज को मैसेज सिग्नल के मुताबिक चेंज करना शुरू करें। ठीक है, अगर हम इसका बैंड पास सिग्नल निकालें तो देखें वो क्या बनता है। कैसे निकालेंगे? XCT इक्वल्स रियल पार्ट ऑफ √2 XZT e⁻j 2π FCT, यही होता है। इधर वैल्यू डाल दें XZT की, √2 AC e⁻j KP MT e⁻j 2π FCT, दोनों एक साथ हो जाएंगे और ये जो दो कांस्टेंट हैं ये बाहर आ जाएंगे। रियल पार्ट ऑफ e⁻j 2π FCT प्लस KP MT, और अगर इसका रियल पार्ट लेंगे
तो ये आ जाएगा √2 AC कोसाइन ऑफ 2 पाई FCT प्लस KPMT। ठीक है जी, ये समझ आया क्या हुआ है? तो देखें इस एक्सप्रेशन को देखें, हमने क्या कहा था कि हम इंफॉर्मेशन या एम्पलीट्यूड में डाल सकते हैं या फेज में डाल सकते हैं। तो कहां पे इंफॉर्मेशन आ रही है? फेज में आ रही है। ठीक है, तो हमने बेस बैंड सिग्नल को, सॉरी बैंड पास सिग्नल को या कैरियर सिग्नल को कैसे चेंज करना शुरू कर दिया, उसका फेज वैसे सिग्नल से निकलता है। ठीक हो गया? अच्छा देखिए, अब AM के मुकाबले में, अगर आपको याद हो AM क्या था, इधर नहीं लिखता मैं, AM सिग्नल कुछ इस तरह से था, AC इंटू MT। ठीक है, अगर आप इसकी पावर निकालें तो इसकी पावर इस पे भी डिपेंड करती है और इस पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, इसकी वैल्यू जब बढ़ेगी तो बेस बैंड सिग्नल की वैल्यू बढ़ेगी और बेस बैंड सिग्नल बड़ा होता चला जाएगा, बैंड पास सिग्नल भी बड़ा होता चला, जैसे हमने देखा है सिग्नल की वैल्यू कम होगी तो बैंड पास सिग्नल भी कम होता चला जाएगा, फिर बढ़ना फिर कम। लेकिन इधर क्या है, ये कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू या मैग्नीट्यूड 1 है और ये वैसे खुद कोई कांस्टेंट नंबर है। तो ये जो सिग्नल है इसका एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको याद हो, से फॉर एग्जांपल आपका मैसेज सिग्नल कुछ इस तरह से, सही है जी। तो जो AM के केस में बैंड पास सिग्नल बनता था वो किस तरह का था? वो कुछ इस तरह का था। याद है? क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मैसेज सिग्नल बढ़ रहा है कैरियर सिग्नल की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, कम हो रहा है कम होती चली जा रही है, बढ़ता जा रहा है बढ़ती जा रही है, इस तरह से होगा। कैरियर की जो वैल्यू है, एम्पलीट्यूड है, वो मैसेज सिग्नल पर डिपेंड करता है AM के केस में। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या देखा है, फेज मॉड्यूलेशन में जो बैंड पास सिग्नल बन रहा है ये, इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। ठीक है, इसका फेज मैसेज सिग्नल के मुताबिक चेंज होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जो टोन ट्रांसमिट होगी उसका एम्पलीट्यूड हमेशा एक जितना रहेगा, एंगल चेंज हो सकता है। ठीक है, एंगल कब चेंज होगा, मैसेज सिग्नल बढ़ेगा तो एंगल की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, एंगल तेजी से चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि, सॉरी मैंने जरा गलत ड्रॉ कर लिया, हो सकता है कि ये जो सिग्नल है ये थोड़ा तेज हो जाए। ठीक है, एंगल कम होना शुरू होगा तो इसकी में जो एंगल वेरिएशन आ रही है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये कांस्टेंट है, इसका, इसे कहते हैं इसका इन्वेलप कांस्टेंट है, लेकिन इसका इन्वेलप चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वो जो हमने देखा था कि जो एम्पलीफायर आपको चाहिए, इधर उस एम्पलीफायर की इनपुट पावर चेंज होती चली जा रही है, इधर उसकी इनपुट पावर चेंज नहीं हो रही, फिक्स्ड है। ठीक है, तो इसलिए यहां पे आप एक ऐसा एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं जिसका लीनियर छोटा हो, लीनियर रीजन छोटा हो। ठीक है, तो इसका, या उसका आउटपुट फिक्स्ड हो, या दूसरे अल्फाज में आप उसका गेन बहुत ज्यादा भी कर सकते हैं जिससे आपकी आउटपुट पावर बढ़ जाएगी। आउटपुट पावर बढ़ेगी तो रिसीवर पे SNR बढ़ जाएगी। तो इसका एक फायदा यह है कि चूंकि इंफॉर्मेशन एम्पलीट्यूड में है ही नहीं, वो तो फेज में है,
तो इसलिए एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। ठीक होगी बात समझ आ गई? अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं ये जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है इसकी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहूं तो वो क्या होगी? कैसे निकालें? इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? इसका डेरिवेटिव ले लें, डी बाई डी टी एक्स सी टी 1/2 ठीक है, तो ले लें डेरिवेटिव। बताएं जी क्या आएगा? सॉरी, ये एक्स सी टी नहीं है बल्कि इसे आप कह लें एंगल ऑफ एक्स सी टी, सिर्फ फेज। तो क्या आएगा? 1/2 डी बाई डी टी ऑफ 2 एफ सी टी प्लस के पी एम टी। ठीक है जी। अच्छा, तो क्या आएगा? 1/2 इसका तो कांस्टेंट आ जाएगा 2 एफ सी, और इसका क्या आएगा? प्लस के पी डी बाई डी टी ऑफ एम टी। ठीक हो गया? या आप कह लें ये होगा एफ सी प्लस के पी ओवर 2 डी बाई डी टी ऑफ एम टी। सही जी। तो जो बैंड पास सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी में एक तो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, जो भी कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो, साथ एक एडिशनल टर्म भी आ रही है। ठीक, ये एडिशनल टर्म इस इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी को टाइम के साथ साथ चेंज करती रहती है। कैसे चेंज करती है? डेरिवेटिव के मुताबिक। अगर मैसेज सिग्नल का डेरिवेटिव बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। अगर मैसेज सिग्नल का डेरिवेटिव 0 है तो फ्रीक्वेंसी भी एफसी के इक्वल होगी, और अगर मैसेज सिग्नल का डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फ्रीक्वेंसी भी कम होना शुरू होगी। लेकिन जैसे ये वाला केस है, ठीक है, साइन वेव में क्या हो रहा है? पहले वैल्यू बढ़ रही है ना, बढ़ रही है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, ऐसे ही होता है। यहां पे जाके 0 हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा। याद है डेरिवेटिव कैसे निकालते थे? यहां पे जाके फिर 0 होगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से यहां पे कोई पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी। जब 0 होगा तो एफसी रह जाएगी, नेगेटिव होगा तो एफसी में से कुछ माइनस हो रहा हो। सही जी। तो फेज मॉड्यूलेशन में इंस्टेंटेनियस फेज ऐसे चेंज हो रहा है, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऐसे चेंज हो रही है। ठीक है, अगेन ये जो केपी है ये सिर्फ कंट्रोल कर रहा है कि कितनी ज्यादा चेंज लाएंगे। ठीक, केपी की वैल्यू कम कर देंगे तो फेज कम चेंज होगा, ज्यादा कर देंगे तो ज्यादा चेंज। अच्छा जी, अब ये देखना है, हमने फेज मॉड्यूलेशन थोड़ी बहुत देख लिया, अब देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या करती है। ठीक है, अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जैसे नाम से जाहिर है वो क्या करेगी? वो बेस बैंड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करना शुरू कर देगी? मैसेज सिग्नल के मुताबिक। देखिए इसे कैसे लिखेंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखें, फ्रीक्वेंसी ऑफ बेस बैंड सिग्नल, उसे हम कह देंगे कि वो है के एफ इंटू एम टी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होगा? बेस बैंड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल के इक्वल हो जाएगी, या उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा। जैसे वो फेज डेविएशन कांस्टेंट था, ये फ्रीक्वेंसी डेविएशन कांस्टेंट है। अच्छा,
क्या बेस बैंड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि एमटी चेंज हो रहा है। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा एमटी की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं इसी तरह की एक्सप्रेशन इसके लिए लिखना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा AC e⁻j। अब मुझे इधर क्या चाहिए? इधर मुझे चाहिए फेज। फेज कैसे निकलेगा? मुझे फ्रीक्वेंसी पता है, तो फेज कैसे निकलेगा? इंटीग्रेट करके। तो किसे इंटीग्रेट करेंगे जी? इंटीग्रेट करेंगे KF, ठीक है, MT किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे? T के हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे। तो जब T के हिसाब से इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेशन जाएगी कहां से कहां तक, वो भी कोई T की वैल्यू है, तो फिर ना हम इसे T की बजाय कुछ और कह देते हैं। बुक इसे लैम्डा कह देती है, तो कहते हैं जी M लैम्डा D लैम्डा, वे लैम्डा गोज फ्रॉम -∞ टू T। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। फेज निकालना है तो इसे इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक? -∞ से जिस पॉइंट पे चाहिए उस पॉइंट तक। ठीक है, तो ये फेज आ गया। KF फ्रीक्वेंसी डिविएशन कांस्टेंट है, जैसे यहां पे फेज डिविएशन कांस्टेंट। यानी वही बात कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी से, आप ये कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी ±10 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं चेंज करनी। ठीक है, आपका मैसेज सिग्नल जाता है -40 से +40 तक, हाँ, तो ये उस रेंज में रखेगा, बस और कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज कंट्रोल करने के लिए, और फेज इस तरह से निकलेगा। ठीक हो गया? अच्छा, अगर ऐसे है तो फिर देखें कि कहां लिखूं, इधर लिख लेते हैं। फिर देखें कि बैंड पास सिग्नल क्या बनेगा। XCT इक्वल्स √2 रियल पार्ट ऑफ XZT e⁻j2πfct। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने इधर किया। ठीक है, और इसकी एक्सप्रेशन भी उससे मिलती जुलती है, तो मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूं। यह आ जाएगा √2 AC कोसाइन ऑफ 2πfct प्लस -∞ टू T KF M लैम्डा D लैम्डा। ठीक है, सही है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ये आई है, यहां पे KPMT आ रहा था, वहां पे वो इंटीग्रल आ रहा है। सही है, इसकी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फेज का डेरिवेटिव ले लें। फेज का जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसका क्या डेरिवेटिव आएगा? वही FC, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? ये जो अंदर है, क्योंकि डेरिवेटिव इंटीग्रल कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पीछे क्या रह जाएगा? पीछे रह जाएगा। ठीक है, वही बात जो यहां पे लिखी है कि बेस बैंड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल के मुताबिक चेंज हो रही है। तो जो बैंड पास सिग्नल है उधर भी यही हो रहा है, एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है और साथ ये वाली टर्म आ रही है। अगर MT की वैल्यू बढ़ती है तो टोटल फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, MT की वैल्यू कम होती है तो टोटल फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है। ठीक है, इस लाइन की देखिए, मैंने XZ की ना वैल्यू डाली है, XZ की वैल्यू है, ये इधर डाल दें, जैसे इधर डाली है ना,
और फिर उसका रियल ले लें तो वो वही आ जाएगा ना, वही कोसाइन और साथ फेजेस ऐड हो जाएंगे ना, दो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है और फिर रियल पार्ट लेंगे तो कोसाइन आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें कि एफएम के केस में जो बैंड पास सिग्नल बनेगा वो कैसा होगा। अगर मैसेज सिग्नल की वैल्यू बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, कम हो रही है तो कम होनी शुरू हो जाएगी, फिर बढ़ती है तो फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एम्पलीट्यूड कम होगा तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपका जो मैसेज सिग्नल है ना वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, इसकी अगर मैं फेज मॉड्यूलेशन करता हूं, ठीक है, तो फेज मॉड्यूलेशन में जो सिग्नल होगा वो देखते हैं किस तरह का नजर आएगा। देखिए ये क्या है, यहां भी मैंने ऐसा मैसेज सिग्नल लिया। देखिए यहां पे क्या है, मैसेज सिग्नल की वैल्यू एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है तो इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट होगा। ठीक है, यानी अगर मैं यहां ना छोटा सा डेरिवेटिव प्लॉट कर लूं, ठीक है जी, ये जीरो लाइन है तो देखें कैसा डेरिवेटिव होगा। यहां पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यहां पे डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया, यहां पे फिर पॉजिटिव है, यहां पे फिर नेगेटिव हो गया। ये समझ आ रही है, वैल्यू बढ़ रही है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है, कम हो रही है तो नेगेटिव है। ठीक है, और कांस्टेंट एक खास रेट से बढ़ रही है, लीनियर रेट से बढ़ रही है तो डेरिवेटिव कांस्टेंट है। अच्छा, अगर ऐसे है तो अब देखें कि क्या ट्रांसमिट होगा। फेज मॉड्यूलेशन के केस में जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, एफसी प्लस मैसेज सिग्नल का डेरिवेटिव। मैसेज सिग्नल का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो एक खास फ्रीक्वेंसी की टोन ट्रांसमिट होनी शुरू हो जाएगी। सही है, जब नेगेटिव होगा तो एफ सी में से उतनी वैल्यू माइनस हो जाएगी, माइनस होगी तो इस टोन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। समझ आई? देखिए ना, इसे सॉल्व करने आएगा एफ सी प्लस के पी ओवर 2 पाई डी बाय डी टी ऑफ एम टी, ऐसे ही है ना। तो ये क्या है, ये है, जब ये पॉजिटिव था तो एफ सी में कोई वैल्यू ऐड हो गई है तो एक खास फ्रीक्वेंसी आ गई है। जब ये नेगेटिव था तो एफ सी में से कोई वैल्यू माइनस हो गई है तो टोटल फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। फिर जब पॉजिटिव हुआ है तो फिर बढ़ गई है, फिर कम हुआ है तो फिर आहिस्ता हो गया। समझ आई बात? तो ये पीएम का सिग्नल होगा। अच्छा, अब देखें एफएम का सिग्नल किस तरह का होगा। एफएम में फ्रीक्वेंसी ये नहीं डिसाइड कर रहा बल्कि ये खुद डिसाइड कर रहा है, ऐसे ही है ना। तो अब क्या होगा, यहां से शुरू होंगे, क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी भी कम होनी शुरू हो जाएगी, फिर बढ़ रही है तो फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी, फिर कम हो रही है तो फिर कम होनी शुरू हो जाएगी।
दोनों में फर्क समझ आया? ठीक है, दोनों को हम फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में भी दे सकते हैं, दोनों को हम फेज की टर्म्स में भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों में फ्रीक्वेंसी फेज दोनों चेंज हो रहे हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी फेज दोनों रिलेटेड है आपस में। अच्छा, ये अगर एग्जांपल समझ आएगी, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। हो जाए, मिटा दूं? अच्छा, अगर आपका मैसेज सिग्नल कुछ इस तरह का है, ठीक है जी, इसकी वैल्यू 1 है, फिर -1। अब बताएं क्या होगा। पहले एफएम कर लेते हैं। ठीक है, सिग्नल की वैल्यू कांस्टेंट है, तो एफसी में एक खास फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी, तो सही है, ट्रांसमिट हो रहा है। मैसेज सिग्नल की वैल्यू कम हो गई है, तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी, फिर बढ़ी है, फिर बढ़ जाएगी। ठीक हो गया। अब बताएं पीएम के केस में क्या होगा, क्या ख्याल? पीएम के केस में फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होनी है? एमटी के डेरिवेटिव के मुताबिक। तो बताइए इसका डेरिवेटिव क्या है? पहले डेरिवेटिव प्लॉट कर लेते हैं। कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो डेरिवेटिव कुछ इस तरह का होगा, 0 0 0 0, यहां पे डिसकंटिन्यूटी आएगी, फिर 0 0, फिर डिसकंटिन्यूटी, फिर 0 0, फिर डिसकंटिन्यूटी, कुछ इस तरह की चीज है। ठीक है, तो अब क्या होगा? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, बस एक ही फ्रीक्वेंसी का सिग्नल ट्रांसमिट होता रहेगा। दूसरे अल्फाज में आप इस तरह के सिग्नल को फेज मॉड्यूलेशन से भेज ही नहीं सकते। क्यों नहीं भेज सकते? इसलिए नहीं भेज सकते कि ये तो चेंज ही नहीं हो रहा। तो चेंज ही नहीं हो रहा, आपको कैसे पता चलेगा कब 1 और कब -1 ट्रांसमिट हो रहा है? ठीक है, लेकिन ये वैसे मैंने एक थियोरेटिकल एग्जांपल बना लिया समझने के लिए कि ये कैसे चेंज होते हैं। चलिए जी, आज के लिए इतना बहुत है। हमने ये देख लिया है कि पीएम और एफएम के मॉड्यूलेटर काम कैसे करते हैं। बाकी आगे का काम हम